हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर एंड आज का चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपकी चल रही है। साथ ही साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की जो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े जाएं। और वैसे भी इस बार का जो पेपर था पीवाईक्यू बेस्ड ही था ज्यादातर, तो पीवाईक्यूज को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, पुराने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। साथ ही साथ पेपर 1 की क्लासेस भी चलेंगी। पेपर 1 की क्लासेस लेकिन फोकस जो है वो पेपर 2 पे रहेगा, कॉमर्स पे। पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर यहाँ पे अपलोड करूंगी। चलिए, तो फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो ये आज की सेकंड क्लास है जिसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और आपके कुछ मॉडल्स यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, मेन तो यही होते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो शायद आपको बुक्स में ना मिले। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूँ, जो वो है आपकी नेशनल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, एथिकल और एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो ये मैं एक्स्ट्रा आप लोग के लिए इसलिए लेकर आई हूँ, क्या पता यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसलिए जितने पॉसिबल थे उतने यहाँ पे बिजनेस और एनवायरनमेंट के टाइप्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, ग्लोबल, एथिकल और एजुकेशनल। वन बाय वन इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आपसे एक लाइन पूछ ली जाएगी और वहां से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट है। देखिए, बेसिक चीजों को लाइटली मत लीजिए। इस बार जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही बेसिक से आए हैं। फीचर्स पूछ लिए गए हैं आपसे, या फिर किसी का फुल फॉर्म का पूछ लिया गया है, तो इसको आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। चलिए, सबसे पहले इकोनॉमिक की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक क्या चीज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करी जा रही है, यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करी जा रही है। मैम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम्स में आपने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े होंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक। ओरली आपको यहाँ पे समझा देती हूँ तीनों का एक एक मतलब क्या है। अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। वही मैं अगर सोशलिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे 50-50 होता है। 50 आपके प्राइवेट रहते हैं, 50 आपका गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। ठीक है, एक ही लाइन में मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 टाइप है, और इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। यानी 50% गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और 50% प्राइवेट सेक्टर्स। इसमें पॉलिसी की बात करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इसमें पूरे डिटेल में क्लास ली जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है पॉलिसी से, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो। ठीक है, तो ये इसकी अलग से क्लास ली जाएगी। मैंने आपको ओरली बता दिया है कि इकोनॉमी के अंदर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है लोगों के ऊपर और कितना टैक्स ले रही है। ये आपके फिजिकल पॉलिसी के अंदर बोला जाता है। ठीक है, टैक्सेशन, स्टेज ऑफ बिजनेस मेच्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आते हैं। अब सोशल और कल्चरल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी सोशल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में है, आता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आता है, जनरलाइजेशन एटीट्यूड के बारे में आता है। ठीक है, लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, सोशल मोबिलिटी कैसी है, ये आपके सोशल के अंदर आता है। टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है कि नई टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट ने क्या रिसर्च किया है, R&D डेवलपमेंट क्या हुआ है, इंडस्ट्री का क्या एफर्ट है, क्या क्या नए नए इन्वेंशन किए गए हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। वही बात करें लीगल की, तो लीगल के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एक कीवर्ड दे देती हूँ। अगर कहीं भी एक्ट के बारे में आ जाए, कहीं भी कोई एक्ट के बारे में आ जाए, वेदर इट्स अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, MRTP एक्ट, सेबी का कोई एक्ट है, कोई भी एक्ट के बारे में अगर बोला जाता है तो वो लीगल होता है। यानी कोई भी लॉस चेंज किया जाता है, कोई रेगुलेटरी इश्यूज है, ये सारे आपके लीगल के अंदर आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करें तो पॉलिटिकल के अंदर आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, टैक्स पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की जाती है। अब बाकी बात करते हैं एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट क्या होता है आपका? नेचुरल एनवायरमेंट, जहां से आप रिसोर्सेज लेते हो, क्लाइमेट, पोल्यूशन, ठीक है, आपके मिनरल्स, आपके रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं। बाकी आपके उससे पोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके क्लाइमेट चेंज से आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है, एमिशन कंट्रोल्स पे क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपके एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। बाकी क्या बचा है हमारा? डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक में आपकी एज, आपके इनकम,
ठीक है, आपका जेंडर उस हिसाब से होता है। अब देखिए ना, ऐसा होता है ना कि जैसे छोटे बच्चों के लिए कुछ और बनाया जाता है, यूथ के लिए जो है वो डिजिटली चीजें कर दी गई हैं, यूथ के लिए अलग प्रोग्राम बनाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बिजनेस में बनाते हो, आप बच्चों के लिए अलग बनाते हो, जेंडर की बात करें, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है। इनकम के अकॉर्डिंग, जैसे मिडिल क्लास अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए, ये वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स है वो आपके हाई क्लास के लिए। इस तरीके से डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनवायरमेंट, दिस इज टोटली इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी जा रही है। आपका कनेक्शन, आपका बिजनेस कितना इंटरनेशनली आपने कितना एक्सपेंड किया है, ठीक है, ये कनेक्शन ग्लोबल एनवायरमेंट के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट इज एथिकल एनवायरमेंट। एथिकल का मतलब फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ कितने ट्रांसपेरेंट हैं, उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन आप छुपा तो नहीं रहे हैं, कस्टमर्स को कोई आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एथिकली आपको अपना काम सही करना है। लास्ट है आपका एजुकेशनल एनवायरमेंट। एजुकेशनल को बिजनेस से इसलिए जोड़ा जाता है, एजुकेशन में कितना बच्चे सीख रहे हैं, कितना वो प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, कितना रिसर्च हो रहा है, तभी तो लेबर्स आपको जो है वो एम्प्लॉयड करा जाएगा कंपनी के अंदर। कितना आपके अंदर स्किल होगी, एबिलिटी होगी, वो आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थे वो भी मैंने आपको एक लाइन में बता दिए, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ इतना खींचने का नहीं है। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, SW जो होता है वो स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस आगे के जो दो होते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपका इंटरनल पार्ट होता है। इंटरनल, इंटरनल का मतलब अगर आप एक बात बताइए, आप एक कॉमन पर्सन है, आपके अंदर मोटिवेशन होगा, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, ये आपके अंदर है, बाहर वाले को नहीं है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, वो आपको बाहर से आएगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो कि आपके लिए थ्रेट है, तो वो बाहर का है, एक्सटर्नल। अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है वो आपको बाहर से मिल रही है। दैट्स वाई SW जो है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपका इंटरनल पार्ट है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो आपका एक्सटर्नल पार्ट है। अब मैम स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब आपकी ताकत क्या है, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को अच्छा बना रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने कस्टमर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। किस किस एरिया में आप अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है, क्या यूनिकनेस है आपके अंदर, आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस से, जो आपको एक की ताकत कहते हैं ना कि ये तो इसकी ताकत है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक दिल्ली का एक एग्जांपल लेती हूँ, अरुण करके शॉप होगी, जो दिल्ली में रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि दिल्ली में एक शॉप है अरुण करके, जो कि आपकी क्लोथिंग की शॉप है और काफी पुरानी शॉप है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है मुझे भी नहीं पता, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बट ज्यादातर मैंने देखा है लोग जो है वहीं से शॉपिंग करते हैं पूरी दिल्ली में। अरुण 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 इतना फेमस है वो। और मुझे नहीं पता उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बट इतना जरूर बता सकती हूँ कि उनकी खुद की फैक्ट्री है जो वो चीप रेट पर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मुझे जितना बाहर से पता चला है। एज अ रियल एक्सपीरियंस मैंने कभी लिया नहीं है अरुण से, ठीक है। लेकिन मैंने जो जितना मैंने सुना है तो उनकी स्ट्रेंथ ये चीज है कि वो एक जो उनका प्रोडक्ट बनता है, जो उनके क्लोथिंग है, जो उनके कपड़े आते हैं अरुण के यहाँ पे, तो वो बहुत ही सस्ते रेट पे मिलता है, ये मैंने सुना है। कि बाकी अगर हम कंपैरिजन करें और शॉप्स पे से, तो वो क्वालिटी की चीज सस्ते में देता है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ है। आप समझ रहे हो, उसकी ताकत है, जो कि उसके अलग कॉम्पिटिटर से उसको अलग बनाता है। और इतना शॉपिंग करते हैं वहां से लोग, मतलब जिसके हाथ में देखो अरुण का शॉपिंग बैग का आपको वहां पे मिल जाएगा, तो सबके हाथों में रहता है वो बैग्स। तो कुछ तो यूनिकनेस ही है ना जो लोग उसके पीछे भागते हैं। तो वही वाली चीज है कि आपको कुछ अपना अलग बनाना है, जो आपके पास हो वो दूसरे के पास ना हो। वीकनेस की बात करते हैं, अगर आपको पता है हमारी वीकनेस क्या है, तो आप उसको किस तरीके से इंप्रूव करोगे अपनी कमजोरी को, ठीक है। अपने कस्टमर्स, जैसे आपके कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हैं आपसे, ये आपकी वीकनेस है। आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ही पीछे रह गए हैं, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, ये सब चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ये आपकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, आप उसको किस तरीके से एडवांटेज उसका लेंगे आप, ठीक है। किस तरीके से आप कोशिश करेंगे कि आप जो है उस चीज को अपने कॉम्पिटिटर से पहले उस चीज को ग्रैब कर लें और उसका फायदा उठाएं। थ्रेट्स का मतलब होता है सीधे कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपकी क्या कमी है। अगर वही अरुण के जगह कोई और नया आ जाता है, कोई क्लोथिंग शॉप खुल जाती है और वो भी यही चीज करते हैं और शायद उससे बेटर करें, शायद वो उससे बेटर अगर देते हैं, तो वो फिर अरुण भंडार जो क्लोथिंग शॉप है उसके लिए वो कंपटीशन हो जाएगा, वो थ्रेट हो जाएगा, उसके लिए डर हो जाएगा कि अब ये जो नया बगल में उसने भी खोल ली है शोरूम और वो भी वही चीज कर रहा है और बल्कि उससे बेहतर कर रहा है।
ठीक है, अगर अभी अरुण अगर वो चीप रेट पे दे रहा है आपको प्रोडक्ट, आपको जो भी कपड़े जो है वो चीप रेट पे मिल रहे हैं, तो क्या पता वो सैंपल करके फ्री करने लग जाए कि एक कपड़े पे एक फ्री, अगर आप एक फीमेल लेते हो तो आपके बच्चों का कपड़ा फ्री, कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो मार्केटिंग में तो कुछ भी चलता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसे करके बेचने लगा तो वो तो थ्रेट हो जाएगा अरुण के लिए, फिर लोग वहीं जाएंगे फ्री के माल के लिए, कि अगर एक आप खरीदते हो तो उसके साथ एक चीज आपको फ्री है, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये आपके लिए थ्रेट होता है। आई होप आप लोग को स्वॉट एनालिसिस पूरा समझ में आ गया हो एक बार में। इसीलिए हमारी जो दो चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ और हमारा अपॉर्चुनिटी, ये पॉजिटिव के अंदर आता है। आपकी ताकत और आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। वही अगर बात करूं वीकनेस और थ्रेट, ये आपके नेगेटिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म पैसल का, PESTLE, आई थिंक एल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो पहले पैसल का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। P फॉर पॉलिटिकल, ये आपके टाइप्स में ही है, ठीक है। याद रखिएगा कि टाइप्स के अंदर से आए हैं, जो अभी मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ाया था उसी के अंदर से ये टॉपिक आए हैं, वही चीज है सेम। P से पॉलिटिकल, E से एनवायरमेंट, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल, ठीक है, और आपका E से एनवायरमेंटल। याद रखिएगा ये फुल फॉर्म, और इसके अंदर का मैं आपको वैसे भी समझा चुकी हूँ, टाइप्स जो होते हैं वही होता है, बट स्टिल मैं आपको एक एक बार यहाँ पे एक लाइन में फिर से समझा देती हूँ। पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी, जैसे अगर अभी मैं बात करूं, अगर आप अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि टैरिफ लगा दिया है शायद डोनाल्ड ट्रंप ने, 25% समथिंग, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगाया है उसने 25%, ऐसा कुछ करके सुना है। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर ही आ जाता है। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है यहाँ पर, इंस्टेबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अफेक्ट होने लगेगा इंडिया को, ठीक है, क्योंकि टैरिफ लग चुका है, तो यही कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। इस पे पॉलिसीज, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर वगैरह हो जाता है, तो वही चीज आपके पॉलिटिकल के अंदर है। इकोनॉमिक में आपको अभी समझा चुकी हूँ सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स, एम्प्लॉयमेंट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, महंगाई, रिसेशन, ये सब इकोनॉमिक के अंदर है। फिर आता है सोसाइटी, मैंने बताया कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है। अब अलग कल्चर के हिसाब से अलग है। अब देखोगे आप यूपी साइड में ज्यादातर साड़ियाँ जो है वो पहनी जाती हैं, लेडीज जो फीमेल है वो ज्यादातर साड़ी वेयर करती हैं, ठीक है। और अगर आप पंजाबी साइड जाओगे तो सूट पटियाला, तो इससे कल्चर के अकॉर्डिंग भी बिजनेस आपको सेटअप करना होता है। लाइफस्टाइल कैसा है, टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया जो ट्रेंड में चल रहा है उस चीजों को ही आपको लेके चलना है। एनवायरमेंट, तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं कहीं उससे ये तो नहीं है कि ज्यादा कार्बन आप जो है वो एमिटेड कर रहे हो जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लॉज में आपके मैंने बोला कोई भी एक्ट है, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे रेगुलेशन हो, कानून, कानूनी ढंग से आपको अपना बिजनेस करना बहुत जरूरी है, जिसमें एक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो यही पैसल होता है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया था, बट फिर भी मैंने आपको एक एक लाइन में समझा दिया है ना। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आपको आएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर रह गया है चार्ट, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर दिख रहे हो, ये आप पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल है, पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर। सॉरी, एक एक लाइन में आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझा दूंगी, ज्यादा सिर्फ आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, अपने आप फिर आप क्वेश्चन टिक लगा दोगे। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का क्या मतलब होता है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर अगर कोई नई कंपनी एंटर करती है, मार्केट बना हुआ है, अगर कोई नई कंपनी आना चाहती है तो उसके लिए कितना इजी है और कितना टफ है उस मार्केट के अंदर आना। अगर बैरियर ज्यादा रहेंगे, अगर हाई बैरियर से ज्यादा अगर आपको रोकने की कोशिश है, तो नई कंपनी जो है वो आ नहीं पाएगी मार्केट में, ठीक है, नई कंपनी आ नहीं पाएगी। तो वही चीज है, अगर बैरियर्स नहीं है, बिल्कुल भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई भी आ सकता है, तो वो इजिली आ जाएगा और इजिली मार्केट से जा सकता है। तो वही बोला गया है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, की जो नई कंपनी अगर मार्केट में एंटर करती है तो वो कितनी इजिली से कर सकती है या फिर नहीं, कितना मुश्किल भी हो सकता है उसके लिए एंट्री करना, और उसके लिए इजी भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करते हैं फैक्टर्स पे, जैसे बैरियर्स टू एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि यार कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आप तभी इतना आ सकते हो, ब्रांड लॉयल्टी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपका एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने हैं, आपकी स्विचिंग कॉस्ट कितनी है, ये सारी चीजें आप देख के ही एंट्री कर सकते हो। अगर हाई बैरियर है तो आप नहीं आ सकते हो, अगर ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है आपसे कि अगर आपके पास इतना 500 करोड़ होगा तो ही आप मार्केट में आ सकते हो, तो ज्यादा मांग लिया अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई तो नहीं आप आ सकते हैं, लेकिन अगर वही कम कर दिया जाता है तो आप इजिली आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। नेक्स्ट इसका उल्टा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब थ्रेट तो होगा ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसका दूसरा ऑप्शन रहता है, ये नहीं है तो हम वहां से खरीद लेंगे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो होते हैं, ठीक है, चाय नहीं तो कॉफी पी लेंगे, ठीक है, ये चीज वाली होती है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब आपको पता है
कि आपके जो बाकी शॉप्स हैं या बाकी जो बिजनेस है, ठीक है, वो भी वही चीज बेच रहे हैं जो आप बेच रहे हो। तो आप क्या करोगे, आपके पास फिर इतना पावर नहीं होगा कि आप प्राइस बढ़ा सको, आप लिमिट में ही चलोगे प्राइस, ठीक है। तो वो होती है सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप मार्केट में खूब अच्छे चलोगे, क्योंकि अगर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मानिए मेरी शॉप है और डेयरी मिल्क की चॉकलेट सिर्फ मेरे पास ही मिलती है, किसी और शॉप के पास नहीं मिलती है, तो मेरे पास इतना पावर हो जाएगा कि मैं जो चाहे वो प्राइसेस बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं भी डेयरी मिल्क बेच रही हूँ, मेरे बगल में जो शॉप है वो भी डेयरी मिल्क दे रहे हैं, वो भी डेयरी, सब डेयरी मिल्क बांट रहे हैं, तो फिर मैं नहीं कुछ भी वहां पे कर सकती हूँ, प्राइसिंग पावर लिमिट करने की यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब वही वाली बात है ना, तुरंत स्विच कर जाते हैं कस्टमर, आज के टाइम पे नहीं होता है ये चीजें, ठीक है। अगर वो बोलेंगे आप ये दे रहे हो, हम वहां से ले लेंगे, ये चीज होने लगती है। आप यहाँ से नहीं दे रहे तो हम उस दुकान से खरीद लेंगे। आपने देखा होगा मम्मियाँ शॉपिंग करती है तो थोड़ा झूठ भी बोल देती है दुकान में जाके, अरे वो वाला तो 100 रुपए में दे रहा था, आप 200 में दे रहे हैं, हम तो उसी से ले लेंगे। ऐसा देखा होगा ना आपने। तो स्विचिंग करना कस्टमर्स के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब बायर्स के ऊपर कितना पावर होता है, देखिए बायर्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पावर होता है। अभी मैंने आपको बोला कितनी जल्दी स्विच कर जाएंगे कि उस दुकान पे वहां मिल रहा है मैं वहां ले लूंगी जाकर, ठीक है। ये चीज होती है यहाँ पर, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो बहुत जल्दी सब्सिट्यूट वाले प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। यही बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में बोला गया है। नंबर्स ऑफ कस्टमर्स, साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, प्राइस की सेंसिटिविटी, स्विचिंग कॉस्ट, बायर की एबिलिटी टू सब्सिट्यूट, बायर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, ये सारी बार्गेनिंग पावर्स में आती है। फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। देखिए सप्लायर्स के पास भी बहुत पावर होते हैं कि अगर वो कुछ कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं यूनिक प्रोडक्ट, तो उनके भी भाव बढ़ जाएंगे ना सप्लायर्स के, वो भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि कितने नंबर्स ऑफ सप्लायर्स हैं। अगर कम है तो उनके भाव बढ़ जाएंगे, अगर बहुत सारे सप्लायर मिल रहे हैं तो हम तुम नहीं लोगे तो हम उससे अपना सप्लाई करवा लेंगे माल, ठीक है। वही चीज है, अगर कोई यूनिकनेस है अगर किसी सप्लायर के प्रोडक्ट में कि यार यही चीज सप्लाई तो सिर्फ यही करेगा, तो फिर उस वो चाहे तो प्राइस बढ़ा सकता है। तो यही चीज है। फिर होता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, दुश्मनी कॉम्पिटिटर्स के बीच में कि आपके कितने कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। अगर आप एक आईफोन बेच रहे हो तो वही सिमिलैरिटी देखना पड़ेगा कि आपके कितने कॉम्पिटिटर्स है जो वही सेम आईफोन बेच रहे हैं, वो चीज बहुत जरूरी है। फिर आपको देखना पड़ेगा कितना बैरियर्स है एग्जिस्ट करने के लिए, इजिली जा सकते हैं मार्केट से बाहर की नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी का क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई लोग शॉप में आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम जो दे रहे हैं ना, हमारी तो इतनी गारंटी है कि हमारा सैमसंग का वॉशिंग मशीन खराब नहीं होगा, आप दूसरी दुकान से देखो वहां कुछ नहीं है, वो तो खराब देते हैं, हम ये दे रहे हैं आपको। तो वो डिफरेंस दिखाते हैं, इसमें ये वाली क्वालिटी है आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो जो है इस तरीके से जो है वो आपका राइवलरी हो जाती है कॉम्पिटिटर्स के बीच में। तो ये है आपका पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, आपको याद होने चाहिए ये। और डायमंड मॉडल से पोर्टर का दूसरा मॉडल भी है डायमंड, उससे कंफ्यूज मत करिएगा इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से करते हैं और आपको समझा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, The Consumer Protection Act 2019 replacing the Consumer Protection Act 1986 is an example of change in which dimension of business environment। यानी 1986 कंज्यूमर एक्ट को रिप्लेस करा था, जो नया चल रहा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो ये कौन से टाइप्स में आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको कहीं भी एक्ट दिखाई दी जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको कहीं भी एक्ट दिखाई दे जाए, आंख बंद करके लीगल लगा लीजिएगा, आंख बंद करके लीगल एनवायरमेंट पे टिक लगा लीजिएगा। कहीं भी अगर कोई भी एक्ट दिया हो क्वेश्चन में, ये बहुत ही कीवर्ड में आपको बता रही हूँ और आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं भी अगर आपको एग्जाम में एक्ट दे दिया जाए तो लीगल एनवायरमेंट पे टिक लगा दीजिए। इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बोली नहीं गई है, सोशल का कोई यहाँ मतलब नहीं है। अगर आप वैसे लगाते तो भी नहीं, आप यहाँ पे लीगल ही लगाते। सो ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे। फिर आपका पेसल एनालिसिस। पेसल एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू एनालाइज, ऑप्शंस आर इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस, एक्सटर्नल फैक्टर इंपैक्टिंग अ बिजनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ बिजनेस, या फिर कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी। बताइए। पेसल एनालिसिस मैंने बोला था ना टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट से का ही एक पार्ट है, उसी से मिलता हुआ है। तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इंटरनल में क्या आता है और एक्सटर्नल में क्या आता है। एक्सटर्नल में आता है आपका माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो के अंदर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक, लीगल, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को।
अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो ये एक्सटर्नल का पार्ट है, और एक्सटर्नल में भी माइक्रो है कि मैक्रो है? मैक्रो। माइक्रो में तो कॉम्पिटिटर सप्लायर्स आते हैं आपके, मैक्रो के अंदर आता है आपका पेसल एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपके एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंजेस इन द कस्टमर लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड द कल्चरल एटीट्यूड्स फॉल अंडर विच पेसल फैक्टर? पेसल के अंदर का ही पूछा गया है, जिसके अंदर लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक, सोशल, तो कल्चरल, अरे कल्चर आ गया ना, कल्चर ढूंढ लो यहाँ पे, कल्चर का मतलब सोशल, लगा दो टिक। इतना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करा करिए एग्जाम में। कीवर्ड ढूंढिए, एक वर्ड ढूंढा क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा, कोई सेंटेंस कोई लाइन दी रहेगी, जिसकी वजह से क्वेश्चन आप इजिली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज एन इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। ऑनलाइन शॉपिंग जो आजकल बहुत चल रही है, और फ्रॉड भी उतने ही हो रहे हैं, जितना डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। पता नहीं कितने एक दिन में जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड होता है, और 10,000 रुपीज तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, बट इट वॉज नॉट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग, नहीं था वो आप समझ लीजिए व्हाट्सएप स्कैम कह सकते हैं उसे। तो ये व्हाट्सएप स्कैम हुआ था 10,000 रुपीज का, और वो अच्छा स्कैम था वैसे तो ऐसे स्कैम के चक्कर में आप लोग को नहीं आना चाहिए। चलिए तो बताइए इसमें क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग बोला गया है तो टेक्नोलॉजिकल इसका आंसर राइट हो जाएगा। डिजिटली बात करी जा रही है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है। पहले हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाते थे, कितना मुश्किल होता था, बारिश में नहीं जाते, अब तो सब्जी भी घर पे आ जा रही है, ठीक है। मैंने देखा है लोग एक एक गोभी दो दो टमाटर भी घर पे मंगा रहे हैं, सोचिए, जबकि पास में ही है, आप जाके खरीद सकते हैं। बट अब ऑनलाइन का इतना क्रेज हो चुका है लोगों के बीच में कि उनको बिल्कुल घर से चलना भी गवारा नहीं है, वो एक दूध का पैकेट नहीं ला सकते, वो भी उनको ऑनलाइन ही चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत देखे हैं मेरे नेबर्स वगैरह में, तो एक एक दो दो टमाटर भी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो जो कि आप बाहर खरीद सकते हैं, आराम से इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे सब्जियां हैं, शॉप है, ग्रोसरी शॉपिंग तो आराम से आप कर सकते हो, अपने घर के आसपास वॉक भी हो जाए। बट नहीं, ऑनलाइन ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से ही जो है ये यहाँ पर आपको डिजिटली सब कुछ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच एलिमेंट ऑफ अ स्वॉट एनालिसिस आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द इंटरनल फैक्टर्स? अभी मैंने आपको बताया, इससे पूछा गया है स्वॉट में इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, तो आपके अंदर की चीजें, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी जो है वो आपकी अंदर की चीजें होती है, इंटरनल फैक्टर्स होती हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो आपका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और आपकी जो SW है वो आपका, सॉरी S और O जो है वो आपका, यानी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव होता है, वीकनेस और थ्रेट आपका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अ कंपनीज स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन एंड लॉयल कस्टमर बेस आर एग्जाम्पल ऑफ। आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई ब्रांड है, काफी अच्छी रेपुटेशन है आपकी ब्रांड की मार्केट में, और आपके कस्टमर्स भी काफी लॉयल हैं, वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करते हैं, तो ये कौन सा स्वॉट एनालिसिस का एग्जाम्पल है? वीकनेस, थ्रेट, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर अपॉर्चुनिटी? वीकनेस कैसे हो जाएगा? वीकनेस तो नहीं होगा मैम, क्योंकि वीकनेस तो कमजोरी होती है, तो अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे बारे में। थ्रेट, थ्रेट क्यों होगा? जब आपके कस्टमर आपके से लॉयल है, आपका ब्रांड मार्केट में, आप सबके दिमाग में जो है वो क्रेज है आपके ब्रांड का, तो आपको किसी से डरने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर से आपने अच्छा ही बनाया होगा जब तो ये भी नहीं है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपको मिल थोड़ी ना रही है यहाँ पर, ये तो आपकी ताकत है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ये तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपका ब्रांड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है और आपके कस्टमर बहुत ही लॉयल है, सो दिस इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। मैंने एक छोटा सा सैंपल यहाँ पर मैं आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चंस का लेकर आई थी, MCQ नहीं है ये बिल्कुल भी, पहले थ्योरेटिकल ही चलेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं लास्ट में इसलिए क्वेश्चंस देती हूँ 2-4, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी आपने जो चीज पढ़ी है उससे क्वेश्चन किस तरीके से बनने के चांसेस होते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजों को लाइटली मत लीजिएगा, बेसिक जरूर पढ़िएगा, यहाँ से काफी क्वेश्चन इस बार बेसिक से ही आए हैं, हार्ड पे मत जाइए। इसलिए पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे नए कॉन्सेप्ट ऑफ टफ कॉन्सेप्ट भी पढ़े जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक करा के छोड़ दूंगी, बेसिक कराने के बाद धीरे धीरे जो है वो मैं आपको एडवांस्ड और हार्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।